साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में रिगार्डिंग सेक्शन 498A आईपीसी, रिगार्डिंग सेक्शन 406 आईपीसी, रिगार्डिंग सेक्शन 323 आईपीसी, जहां पर ना केवल हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग को क्वैश किया, अभी तो ये मेंशन भी किया कि इन द मैट्रिमोनियल मैटर्स इन नाउ डेज इट हैज़ बिकम अ टेंडेंसी टू इन्वॉल्व द कंसर्न इन लॉस। तो मामला क्या था, किस तरह हाईकोर्ट ने माइंड अप्लाई किया, क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है वहाँ पर अप्लाई किए, ये हम विस्तृत रूप से आज जो है चर्चा में लेने वाले हैं। साथियों, पिटिशन नंबर है 1427/2007, जिसमें जो नाम है पिटिशनर का वो लिखा हुआ है XX से, नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, और जजमेंट की डेट है 24/4/2024। साथियों, इस मामले के अंदर जो कंसर्न्ड पेरेंट इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ है, ये मूव हुए थे क्वेश्चन के लिए। इनका कहना यह है कि जो 498 है और सेक्शन 323 आईपीसी के तहत हमारे खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो पूर्णतः गलत है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, एंड दैट्स वाई इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड एंड क्वेश्ड। साथियों, कुछ बेसिक फैक्ट्स जो है हमें यहाँ पर नोट करते हुए चलने पड़ेंगे ताकि चीज़ों को समझने में और वर्कआउट करने में जो है काफ़ी हमको ईजी रहेगा। साथियों, यहाँ पर जो हस्बैंड है उसके ऊपर नाम देते हैं मिस्टर ए का। उसने एक डिवोर्स केस जो है फाइल किया अगेंस्ट द वाइफ, और ये केस जो है वो डिक्री हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी वाइफ ने जो है फाइल किया केस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, वो केस जो है रिजेक्ट हो गया। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इस केस में कि 12 अक्टूबर 2015 को जो ये कंसर्न वाइफ है उसकी जो बहन है उसकी शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए पति ने जो है उसको उसके पियर जो है छोड़ा, और सब कुछ हैप्पीली जो है इनके बीच में था। और अल्टीमेटली सही 2 दिन बाद मीन्स 14 अक्टूबर 2015 को FIR जो है यहाँ पर लॉन्च करा दी गई। साथियों, अपरेंटली अगर अपन देखें तो 498A आईपीसी के लिए ये शो करना पड़ेगा कि लड़की को प्रताड़ित किया गया है दहेज की मांग के लिए, उसके साथ मारपीट की गई है या उसे मेंटली जो है अब्यूज़ किया गया है, और उसको लेकर स्पेसिफिक आरोप जो है फाइल पर है। तो यहाँ पर केस को बनाने के लिए क्या फैक्ट्स जोड़ दिए गए कि FIR से 10 दिन पहले मेरी बेटी को दहेज की मांग के लिए बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, और कपड़े करने की प्रेस को उसके फेस पर रख दिया गया और उसके हैंड पर जो है रख दिया गया, जिससे वो ऑर्गन्स जो है बिटरली जो है अफेक्ट हुए, और जिस कारण यहाँ पर कार्रवाई के जो है आधार बनते हैं। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में जो है बगैर वेरिफिकेशन के FIR को दर्ज कर लिया, पर पुलिस ने इस मामले में बगैर किसी फैक्ट्स को देखे समझे जो कंसर्न अक्यूज थे मीन्स पति, सास ससुर और बहन को जो है चार्जशीट कर दिया, और कंसर्न जो ट्रायल कोर्ट था उसने सेक्शन 406 आईपीसी में जो अक्यूज पर्सन्स थे उनको डिस्चार्ज कर दिया। अब साथियों, जो कंसर्न आरोपी है यहाँ पर उनके संबंध में केवल एक ही चार्ज फाइल पर है कि उन्होंने दहेज के लिए मारपीट करी, दहेज के लिए जो है लड़की को परेशान किया और अंतोगत्वा लड़की को जो है घर से बाहर निकाल दिया, और इसके अलावा उसके साथ सामान्य मारपीट भी जो है की गई। जब इन्होंने पिटीशन को दाखिल किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो इनका कहना यह था कि एलिगेशन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। जो कंसर्न पिटीशन नंबर 2 मीन्स रेस्पोंडेंट मीन्स कंप्लेनेंट, जिसको हम परिभाषा कहेंगे, ये शादी के बाद से ही ऐसा माहौल घर में क्रिएट करती थी कि मजबूरन जो है हमें घर से अलग करना पड़ा इसको एक किराए के मकान पर विद द कंसर्न अक्यूज नंबर 1 जो कि हस्बैंड है। जब ये अलग अलग रह रहे हैं तो प्रताड़ना देने का, परेशान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इनका ये कहना है कि ये शादी जो है 96 में हुई है, 2001 में जो है बच्चा हुआ है, और लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं, और इन्होंने अपना राशन कार्ड भी जो है प्रोड्यूस कर दिया। उस राशन कार्ड में जो एड्रेस है और जो लड़की का एड्रेस है जो उसने बताया ससुराल का, वो बिल्कुल अलग है। तो इस सिनेरियो में उनका ये निवेदन था कि जब हमारे पते ही अलग अलग हैं तो हम किसी भी रूप में ना तो साथ रह रहे हैं, ना ही हमने कोई संपर्क इससे रखा है, और ना ही कभी इसको प्रताड़ना दी है। इसने कॉन्कॉक्टेड स्टोरी तैयार करके हमको सिर्फ तंग परेशान करने की नीयत से ये मुकदमा जो है दर्ज करा है। इसका ये भी कहना है कि जो भी एलिगेशन है वो जनरल नेचर है, और ऐसे एलिगेशन जो कि मेलाफाइड है, फ्राइवलस है, जर्नल है, उसके बेसिस प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करना अपने आप में ही अब्यूज ऑफ प्रोसेस होगा। अब साथियों, एक दिक्कत जो है हाईकोर्ट को यहाँ पर थी कि अगर चार्ज फ्रेम हो गया है तो यू शुड गो टू रिवीजन। सीधा अब जो है हाईकोर्ट कैसे आ गया, हालांकि ये पॉइंट जो है डिटरमिन नहीं हुआ है, और ना ही उस समय लड़की का वकील जो है अपीयर हुआ था कोर्ट को हाईलाइट करने के लिए, इसलिए कोर्ट ने इस बिंदु को जो है यहाँ पर एडजुडिकेट नहीं करा। पर कोर्ट का कहना ये है कि रेमेडी भले ही अल्टरनेटिव अवेलेबल है, बट अब्यूजिव प्रोसेस है तो वहाँ पर हम इंटरविन कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले कोर्ट ने क्या करा कि इस केस में सेक्शन 482 CRPC का स्कोप क्या है उसको डिफाइन किया, जिसके लिए कोर्ट ने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ धारीवाल तम्बाकू बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट है 2009 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का।
इसके अलावा रिलाई किया अमित कपूर बनाम रमेश के जजमेंट पे, जजमेंट है 2012 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा महेंद्र प्रसाद बनाम अमित कुमार के निर्णय पे जो है रिलाई किया, ये रिसेंट फैसला है जिसका साइटेशन है 2022 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 1057। इसके अलावा इकबाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी जिसका साइटेशन है 2023 वॉल्यूम 8 SCC पेज 734, इस पर जो है रिलाई किया। और कोर्ट ने इन सब मामलों में ये स्पष्ट किया कि अगर प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है तो उसको रद्द कर देना चाहिए। हालांकि स्थिति ये भी है कि दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज स्प्रैंगली, और जो कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं उनको किसी भी रूप में कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चैलेंजिंग टास्क था पिटिशनर के लिए टू मेक आउट अ केस जहाँ पर सारे के सारे फैक्ट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं और जो एलिगेशन फाइल पर हैं उसके अवलोकन से कोई भी केस मेड आउट नहीं हो रहा है, और पुलिस और जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है ये प्रोसेस का अब्यूज़ कर रहे हैं, जिस कारण प्रोसीडिंग जो है बीइंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ लायबल टू बी सेटिस्फाइड है और क्वेश होने जो है लायक है। साथ ही उन्होंने फैक्ट्स क्या रखे कि यहाँ पर एक फैक्ट एडमिटेड है कि 2 मई 96 को जो कंसर्न पक्षकार हैं उनकी शादी हुई, 7 फरवरी 2001 को इनके जो है बच्चा हुआ। इस पूरी अवधि के बीच में कोई भी एलिगेशन हमारे पे नहीं है। एलिगेशन क्या निकल के आते हैं कि शादी के 5 साल बाद जो है इन लोगों ने मांग जो है करी। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो है 14 अक्टूबर 2015 की, जिसमें डाउरी मांगने के उसके लिए परेशान करने के जो है आरोप हैं। और क्राइम का मोटिव क्या है कि दहेज की जो है मांग करते हैं, और दहेज में क्या मांगते हैं, मारुति कार प्लस 1 लाख रुपीज़। जब दहेज नहीं दिया गया तो लड़की को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, और उसके जो हाथ हैं और जो उसका गर्दन है, जो मुंह का हिस्सा है, उसको जला दिया गया बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक प्रेस। और इस तरह से लड़की को जो है इन लोगों ने हैरान परेशान किया। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के आरोप लगाकर एलिगेशन को स्पेसिफिक करने का प्रयास किया गया, पर कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो भी एलिगेशन फाइल पर हैं क्या वो डिस्क्लोज करते हैं ऑफेंस को प्रथम दृष्टया लेवल पे, ये कोर्ट को जो है देखना होता है। तो कोर्ट ने यहाँ पर एक टिप्पणी करी है। वो टिप्पणी किया है कि इस बात में ये फैक्ट एडमिटेड है कि जो भी एलिगेशन लगे हैं ये जर्नल है। स्पेसिफिकली एलिगेशन जो लगाया है वो क्या है कि इस FIR से के पहले इस लड़की को जो है बुरी तरीके से मारा पीटा गया और इलेक्ट्रॉनिक प्रेस का उपयोग करते हुए इसका नेक, गर्दन और इसके हैंड को जो है जलाने का प्रयास किया गया। साथियों, यहाँ पर कोर्ट का कहना ये कि ये जो एलिगेशन है ये यथार्थ तब होता, सत्य तब होता कि जब वास्तविक रूप से वो उसी घर में रह रहे होते। जब वो रही अलग रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दहेज को मांगने का, उसके लिए परेशान करने का, मारपीट करने का यहाँ पर प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। और जो राशन कार्ड इन्होंने पेश किया है पिटिशनर से, उसको कंसर्न रेस्पोंडेंट या उसका जो कंसर्न एडवोकेट है उसको डिस्प्यूट नहीं कर पाए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 482 CRPC के तहत, और जब कोर्ट किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज करता है उसके तहत एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू एवुलेट द मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, कि जो भी डॉक्यूमेंट या मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है उसको ही देखना है टू फाइंड आउट अ प्रिमा फेशियल केस, मींस डिस्क्लोजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल एसेंशियल इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द एलिस्ट ऑफेंसेस। कई बार आप लोग क्या करते हो कि जो भी FIR उसका जवाब आप नहीं देते हो, आप लोग एंटीसिपेटरी लगाते हो, सेक्शन 482 में हाईकोर्ट चले जाते हो। ये गलत आप लोग करते हो। सबसे पहले FIR को आप तसल्ली से पढ़ लो, FIR का पूरा जवाब जो है आप तैयार कर लो, और जवाब जो है आप पेश कर दो विद सब्सटेंस, और पुलिस को बाय पोस्ट भेज दो कृपा करके। और इसके अलावा आप सेक्शन 482 CRPC के तहत जाके फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग करो, और ये कहो कि जो हम ज्ञापन दे रहे हैं उसकी लेटर पुलिस जो है जांच करे। इसके अलावा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में जाकर भी जो है आप ये काम कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इट शुड नॉट बी अ डिफेंस डॉक्यूमेंट, इट शुड बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंसर्न प्रोसिक्यूशन फाइल। अगर वो कंसिडर नहीं हो रहा है फ्रॉम साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन एजेंसी तो वहाँ पर आपको परजुरी कॉज हो रही है, तो ये इंडिकेटिव है कि इन्वेस्टिगेशन जो है अनफेयर है। तो वही डॉक्यूमेंट कंसिडर होंगे जिसको प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट किया है। तो मेरा निवेदन वही है कि आपके डिफेंस डॉक्यूमेंट जो भी हैं आप प्रोसिक्यूशन की स्टेज पर जो है एंटर अपॉन करा दो। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर ही एंटर अपॉन करवा पा रहे हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट जो है आगे जाके देगा। साथियों, इस केस को कोर्ट ने क्वेश्चन तो किया, पर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि एलिगेशन जो है जनरल और बाल्ड है। अगर एलिगेशन जनरल और बाल्ड है, दे कुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 498 ऑफ IPC। दूसरी बात है कि जो एड्रेस है रेस्पोंडेंट का वो डिफरेंट है फ्रॉम द एड्रेस ऑफ पिटिशनर, तो ये भी एक एडिशनल लिंक है इस केस को सॉल्व करने में। तीसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर गीता मल्होत्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जजमेंट है वर्ष 2012 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा रिलाई किया और जजमेंट ऑफ प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, जो कि जजमेंट है वर्ष 2010 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया अभिषेक बनाम स्टेट ऑफ MP 2023 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज 731। तो मियर एलिगेशंस जो हैं दे कैनॉट फॉर्म बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और खासकर जजमेंट है गीता और प्रीति वाला, उसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि मियर कैजुअल रेफरेंस ऑफ नेम ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट विदाउट स्पेसिफिक सब्सटेंस इज टोटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ऐसा मटेरियल प्रसंगन के लिए भी सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे मैटर्स में कोर्ट प्रसंगन लेता ही क्यों है। और दूसरी बात है कि जहाँ एलिगेशन जनरल हैं, बाल्ड हैं और बेसिस नहीं कर सकते फॉर्म प्रोसिक्यूशन का, तो उसके आधार पर कार्रवाई करनी भी नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर लिखा
कि वर्तमान केस भी ऐसा क्लियरिंग एग्जाम्पल है कि जहाँ पर जो सुसा वाले हैं उनका नाम इन्वॉल्व कर दिया गया है जस्ट टू माउंट अ प्रेशर। अगर एलिगेशन जनरल हैं, बाल्ड हैं, तो किसी भी रूप में उन्हें ट्रायल फेस करने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने यहाँ पर 498 सेक्शन 323 आईपीसी के तहत जो प्रोसीडिंग्स थी उसको रद्द करने के आदेश दिए। तो साथियों, इस फैसले से हमें कई बातें जो है सीखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात कि जब भी आप केस को लड़ते हैं तो प्रॉपर ब्रीफ रेडी कीजिए। बगैर ब्रीफ के अगर आप लड़ेंगे तो ये वैसा है कि बगैर हथियार के आप बॉर्डर पर पहुँच कर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या लड़ने की जो है मंशा रखते हैं। देखो, जब तक हम कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, जब तक हमारे पास प्रॉपर वर्कआउट नहीं होगा, तब तक आप अगले को जो है भेज नहीं पाओगे। तो लड़की को भेजने का एक ही रास्ता है कि उसकी पूरी एफआईआर पढ़ो, उसके पॉइंट्स को निकाल लो, क्या क्या उसने रॉन्ग बताया उसको पॉइंट आउट कर लो और अपना सब्सटेंस क्या उस पर वर्कआउट करके वो जो ज्ञापन बनेगा या ब्रीफ बनेगा उसको तैयार करके प्रॉपर जो है पुलिस को सौंप दो। दूसरी बात यह है कि जब भी आप एंटिसिपेटिव प्लान करते हो ऐसे मैटर्स में तो ऐसी गलती मत करा करो, क्योंकि जो ये मैटर है इससे पनिशमेंट है अप टू 7 ईयर। खासकर बात कर रहा हूँ डाउरी हैरेसमेंट मैटर्स की। तो उस सिनेरियो में 41A CRPC जो है वो मैंडेटरी है, जिस बारे में अर्नेज बनाम स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो है पारित कर रखी है। इसको जाकर आप पढ़ सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर 41A CRPC का आपको नोटिस नहीं देते हैं, नो नीड टू वरी, आपको उनको नोटिस देना है और उसके बाद इमीडिएटली आपको एंटिसिपेटरी बेल मूव करनी है विद अ प्रेयर कि मुझे 41A CRPC का नोटिस दिया जाए, मैं कॉपरेशन के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही 41A CRPC का नोटिस मिल जाएगा तो ये इप्सो फैक्टो बाइंडिंग है कि पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं करेगी आपको। चौथी बात, सामान की रिकवरी के लिए किसी भी रूप में अरेस्ट जो है आवश्यक नहीं है। और अगर आप कॉपरेट कर रहे हो, सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पर जजमेंट ऐसे भी हैं कि आफ्टर गेटिंग द एंटिसिपेटरी बेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर आप पुलिस के पास जा रहे हो, जांच में सहयोग कर रहे हो, तो ये ऐसा ही माना जाएगा कि आप सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में आप पुलिस की कस्टडी में हैं और पुलिस जो है आपसे जांच कर सकती है। बट जांच करते हुए आपको ना तो बहरस कर सकती है, ना ही 3rd डिग्री जो है एक्सरसाइज कर सकती है और ना ही आपको मारपीट कर सकती है। कई लोगों के माइंड में जो है गलतफहमी होती है कि भाई पुलिस मारेगी, पीटेगी, हमको लटका देगी फांसी पे, हमको उल्टा लटका देगी पंखे से। ऐसा नहीं होता है। पुलिस जो है एक जांच की एजेंसी है, उसका काम है जांच करना और रिपोर्ट पेश करना। हालांकि ये बात भी सत्य है कि 90% मैटर में बगैर सही जांच के ये लोग चार्जशीट जो है पेश कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएं। अगर चार्जशीट पेश है भी तो उसको पेश करने से पहले जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है आप काम कर लो। जैसे कि आप अपना ज्ञापन सौंप दो, ज्ञापन नहीं लेते हैं तो आप बाय पोस्ट भेज दो। इसके अलावा कंसेंट कोर्ट में जाकर आप उस ज्ञापन को कंसेंट फाइल का पार्ट बनाने के लिए प्रेयर करो, ताकि जब चार्जशीट फाइल होगी तो वो डॉक्यूमेंट्स भी पार्ट ऑफ फाइल बन जाएंगे। तो उस बिंदु पे कोर्ट को एड्रेस करने में, कोर्ट को समझाने में काफ़ी ईजी जो है आपको रहने वाला है। तो कुल मिला के मोटे मोटे स्टेप्स हैं, मोटे मोटे टिप्स हैं, इसको फॉलो कर लीजिए और अपना राइट जो है आप सिक्योर कीजिए। अगर आप भी अपना राइट सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो कोई भी आपका राइट जो है सिक्योर इस जन्म में नहीं कर पाएगा। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।